अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। 3 या 4 ऐसी की डेवलपमेंट्स हैं गुज़िश्ता 24 घंटे की, 18 घंटे की, जिन पे बात करना और उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम ने आज सुबह एक बेल बिफोर अरेस्ट ले ही ली। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि गुज़िश्ता शब ये तासुर था, वो कि इस्लामाबाद पुलिस इसको डिनाई करती है, लेकिन तासुर बहुत मजबूत था कि आधी रात के बाद इस्लामाबाद की पुलिस की नफरी मूव की गई। उन्होंने बैरिकेड्स खड़े करने की कोशिश की, मुहासरा करने की कोशिश की बनी गाला का और इमरान खान, और कैसे न सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी से बल्कि पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे और बहुत से मीडिया के लोग भी जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे। बनी गाला में सैकड़ों की तादाद में, आप अगर हज़ारों कहीं तो एग्जैजरेटेड होगा, लेकिन सड़क जो है ऊपर जाने की बंद हो चुकी है। लोग गाड़ियों में पहुँचे, मोटर बाइक्स में पहुँचे, पैदल पहुँचे, और एक बिल्कुल काफ़िले जो हैं वो नीचे से ऊपर तक मसलसल जा रहे थे। उसकी फुटेज भी आप देख चुके होंगे। और उस हवाले से ख़तरा यही था कि चूँकि बेल उन्होंने नहीं ली हुई थी और शाम को ही ऐलान किया राना सनाउल्लाह ने, और ये FIR दर्ज कर दी गई इंसदाद दहशत गर्दी के कानून सेक्शन 7 के तहत, जो हो नहीं सकती, कानूनी तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज आप दहशत गर्दी का ये मुकदमा तभी दाखिल कर सकते हैं जब सेक्शन 6 की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी हों। और सेक्शन 6 इंटेंशन देता है कि क्या जिसके खिलाफ आप केस दर्ज कर रहे हैं, सेक्शन 7 का क्या उसकी कोई इंटेंशन है। और महज ये कहना कि IGP इस्लामाबाद के खिलाफ या DIG के खिलाफ स्टेटमेंट, या उनका कहना कि हम कानूनी रिएक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे सेशन जज साहिबा के खिलाफ जिन्होंने गलत फैसले किए हैं, उसके बाद अगर आप इसे कहते हैं मतलब उसके ऊपर बेसिस पर ज़ाहिर है कि सेक्शन 7 का ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है, FIR काटी गई है, ये बन नहीं सकती थी। और गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट का मकसद जो था वो हरगिज़ ये नहीं है। मकसद तो उनका है कि इमरान खान को सियासी तौर पे उलझाया जाए, उनको अंडर प्रेशर रखा जाए, उनको बार बार अदालतों में बेल लेने के लिए जाना जाए, और फिर ये जो 27 किलोमीटर की वफाकी हुकूमत है, ये अपनी एक अथॉरिटी भी दिखाने की जो है वो मसलसल कोशिश कर रही है। तो ये तो एक डेवलपमेंट है जो हुई है इस हवाले से। दो और इसी हवाले से मुझे आज मैंने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर बहुत रद्द-ए-अमल किया। अगर आप देखेंगे, मेरी कोशिश है कि मेरे दिखा सकें, ये मेरे साथ जो असिस्टेंट हैं ये स्क्रीन के ऊपर दिखा सकें कि दुनिया भर में इमरान खान की ये खबर सुन के कि उनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी का जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि पहले भी किए गए हैं, लेकिन पहले उन्होंने इतना नोट नहीं किया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जिसके ऊपर मगरबी ज़राए इब्लाग का जो फोकस है, उनका जो लेंस है, वो मरकूज़ हो गया है। ग़ालिबन अगर सिर्फ मुकदमा दर्ज होता तो शायद इतनी बड़ी खबर ना बनती, लेकिन जिस किस्म की मैसिव मोबिलाइजेशन तहरीक इंसाफ ने पिंडी, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, गुजरावाला में, मुख्तलिफ और शहरों में, पेशावर में, सियालकोट में की, उसके नतीजे से इंटरनेशनल मीडिया के रडार पे ये चीज़ आई। और मुझे सुबह से बहुत से इंटरनेशनल मीडिया जो हैं इस पर थोड़ी देर के लिए न्यूज़ में लेना चाह रहे थे। BBC पे मैं अपेयर हुआ 5-6 मिनट के लिए, उन्होंने यही वहाँ पे जो है सवालात उठाए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये खालिस्तान एक पॉलिटिकल चीज़ है, इसकी लीगल सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत कम है। तो आप देख रहे हैं कि एक फोकस डेवलप कर रहा है। इंक्रीजिंगली आपको पाकिस्तान की सिचुएशन पे कहीं रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आ रही है, कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, इमरान खान को अरेस्ट करने के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी आई है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के साथ मीडिया में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट की क्या कंडीशंस हैं, ये सब चीज़ें जो हैं पहले से कहीं ज़्यादा गुज़िश्ता चंद हफ्तों में एक शार्प फोकस के ऊपर जो है आ रही हैं। और दुनिया के ज़राए इब्लाग ने, अगर आप माइकल कुगलमैन की ट्वीट्स देखें, थिंक टैंक्स ने ये फाइनली अपना माइंड बना लिया है, रियलाइज़ कर लिया है कि पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर इस वक्त अगर कोई लीडर है जो बाकी सबसे बहुत ही ऊंचा है, उसका कद बहुत ऊंचा है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और जितनी भी ये 13 जमातों का एक मजमूआ है, इसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत इस वक्त है नहीं। और इस चीज़ को एक बार फिर आपने देखा कि कल रात को जब शाम को ही कराची का जो बाई इलेक्शन हुआ, जब बहुत ज़्यादा हालांकि वोटर टर्नआउट नहीं था, जब उसके रिजल्ट सामने आए तो एक रिलेटिवली अननोन, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, महमूद मौलवी साहब, जिनको तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया हुआ था, उन्होंने तकरीबन 22,000 या उससे ज़्यादा वोट लिए। और बाकी 13 जमातों की सपोर्ट से जो MQM के कैंडिडेट अनवर मुईद साहब, माय हमने, वो खड़े थे, उनको पता नहीं 9,000 के करीब वोट मिले, शायद 10,000 उनको वोट मिले। लेकिन जहन में रखिए कि उनको PMLN की सपोर्ट थी, PPP की सपोर्ट थी, और बहुत जितनी ये सारी जमातें हैं सो कॉल्ड, इन सब की सपोर्ट थी। तो ये वो फैक्ट्स हैं, ये वो रियलिटीज़ हैं जिन्हें, और ज़ाहिर है कि सिंध में इलेक्शन हुआ, कराची के अंदर इलेक्शन हुआ, तो जो भी जोर लग सकता था पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, उन्होंने जोर बहुत लगाया, उनकी पूरी सपोर्ट थी MQM को इस जगह पे, लेकिन कुछ हो नहीं सका। तो ये वो एक रियलिटी है जिसे दुनिया जो है वो देख रही है। और इसी वजह से आपको ज़राए अबलाग के अंदर एक बदलता हुआ तेवर, एक बदलता हुआ मूड, एक बदलता हुआ एंगल जो है आपको नज़र आता है। माइकल कुगलमैन की ट्वीट्स अगर आप 2 महीने पहले के देखेंगे
तो वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। इस वक्त के आप इस हफ्ते के उनके 2 ट्वीट्स देखें जो मैंने देखे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट थिंक टैंकर हैं, साउथ एशिया को कवर करते हैं, तो आपको एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें नज़र आएगा। ये तो एक डेवलपमेंट होगी, लेकिन सुबह से 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई जो बहुत ही जो हैं अफसोसनाक हैं, बड़ी सैड हैं, और वो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा PDM के साथ काम कर रहा है वो अभी भी सूरत हाल को ख़राब करने की तरफ लेकर जा रहा है। उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद हमें नज़र जो है बिल्कुल भी नहीं आ रही है। देखिए, जमील फ़ारूकी साहब का जो अरेस्ट हुआ कराची के अंदर, जहां ये बताया गया कि, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब न्यूज़ अखबार ने लिखा कि व्लॉगर जमील फ़ारूकी जो हैं उनको कराची पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया है, व्लॉगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बात तो कि सिर्फ किसी को ये कह के कि वो यूट्यूबर है, व्लॉगर है, उसको डिमिनिश करने की कोशिश की जाती है, उसका साइज़ कम करने की कोशिश की जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। तो जमील फ़ारूकी एंकर पर्सन है बोल न्यूज़ में, और इस वक्त बोल न्यूज़ जो है जब से ARY बंद हुआ है, सबसे प्रोमिनेंट जो कवरेज हो रही है वो बोल की है या GNN की है या 92 न्यूज़ की है। तो इन चैनल्स के ऊपर जो प्रेशर है हुकूमत की तरफ से वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उनको जो है, मैं समझता हूँ कि उनके ज़ाती कोई व्लॉग से हट के बेसिकली बोल को टारगेट किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी बताया जाता है कि जब ज़ाहिर है अगर व्लॉग की वजह से हुई है तो फिर उनकी गिरफ्तारी जो है वो साइबर एक्ट के तहत या पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है PICA 2016 उसके तहत हुई। अब यहाँ पे 2-3 इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। एक तो पहली बात है कि PICA 2016 के जो पेनलाइजिंग प्रोविजंस थे जिनके तहत एक आर्बिट्री अरेस्ट अगर हो सकता था, उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बेनल्ला ने उसे सस्पेंड कर दिया था। उसी वक्त कर दिया था, फरवरी या मार्च में, जब अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसे सस्पेंड कर दिया था। तो अब ये गिरफ्तारी कैसे हुई है, लिखा हुआ बज़ाहिरन जो है वो ये है, और बहुत कम अखबारों ने इसको कवर किया। न्यूज़ की मैंने स्टोरी देखी और मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कि न्यूज़ को उनको व्लॉगर या यूट्यूबर नहीं लिखना चाहिए, वो TV एंकर है। लेकिन गिरफ्तारी FIA ने की है, ये कराची पुलिस ने की। मैंने बास पुलिस के सीनियर अफसरान से पूछा, उन्होंने कहा पुलिस तो कर ही नहीं सकती गिरफ्तारी, ये FIA ने गिरफ्तारी की होगी। अगर ये FIA ने गिरफ्तारी की है तो FIA का जो प्रोसेस है वो ये है कि FIA नोटिस देती है, बुलाती है, पहले नोटिस पे कोई नहीं आता, दूसरा नोटिस देती है, उस शख्स को ये मौका दिया जाता है कि वो और उसके वकील आके अपनी सफाई दें, अपना डिफेंस दें। वहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप किसी को पेनलाइज कर दें, उसको फाइन पेनल्टी कर दें, उसको वार्निंग दे के आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर सेकंड टाइम अगर उसी किस्म का ऑफेंस होता है तो आप उसको पकड़ते हैं। तो ये जो फौरी तौर पे अरेस्ट है, आर्बिट्री अरेस्ट है, ये एक तरह से डराने के लिए, धमकाने के लिए, मीडिया को टेरराइज करने के लिए, दहशत मचाने के लिए ये किया जाता है, फ्राइटन करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए ये टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। और दुनिया का कोई जमहूरी माशरा और हुकूमत ऐसी नहीं है जहाँ आप इस तरह से किसी को सिर्फ व्लॉग में कुछ कहने पे, कुछ भी कोई कहे उसको आप गिरफ्तार कर लें। एंड लाइफ, लिबर्टी से आप देखें, कानून का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैनन्स है ना, वो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इन 3 चीज़ों के ऊपर खड़े होते हैं। ये सारा जो बेसिस है कॉमन लॉ का, यूरोपियन लॉ का, डेमोक्रेटिक लॉ का, पूरी इंसान की तारीख के कानून की जो एवोल्यूशन है वो इन चीज़ों पे। तो आप किसी को भी उसकी आज़ादी से, लिबर्टी से महरूम कर दें आर्बिट्री फैशन पे, ये एक ड्रैकोनियन स्टेट कर सकती है, ये एक खौफनाक जो है ना डिक्टेटोरियल स्टेट कर सकती है। और बार बार चूँकि पाकिस्तान में ऐसी हरकतें हो रही हैं, इसलिए जो है कि पाकिस्तान का इमेज जो है, फिर हम कहते हैं कि हमें शायद अंग्रेज़ी टेलीविज़न चैनल बनाने की ज़रूरत है, हमें शायद अरबों रुपए खर्चने की ज़रूरत है, $500 मिलियन का इंग्लिश चैनल बन जाए। क्या करेगा ये? PTV वर्ल्ड हो या कोई अंग्रेज़ी का चैनल हो या अंग्रेज़ी की वेबसाइट्स हो या अंग्रेज़ी के अखबार हो, वो क्या पाकिस्तान का दुनिया में इमेज चेंज करेंगे जहाँ पर एक ऐसे मुल्क में बगैर किसी मतलब कोई मर्डर किसी ने किया हो, रेप किया हो, पीडोफिलिया किया हो, कोई बम फाड़ना चाहता हो, ब्रिज उड़ाना चाहता हो, प्लेन उड़ाना चाहता हो, उसका आर्बिट्री अरेस्ट अगर हो तो उसकी बात आपकी समझ में आती है। लेकिन महज बोलने पे, व्लॉग करने में किसी का आर्बिट्री अरेस्ट हो जाए, ये चीज़ बड़ी अफसोसनाक है। ये चीज़ एक रियासत को दुनिया की नज़रों में गिराती है, उसके इमेज को बहुत बुरी तरह से ख़राब करती है। अच्छा, अब्बास, मेरी जब अफसरान से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि आपने देखें कि जमील फ़ारूकी साहब जो हैं वो कितने काबिल एहतराज़ किस्म की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तशबीहें देते हैं। मैं सही, मैंने देखे नहीं है, वैसे मैं इतना मसरूफ़ हूँ, आप देख रहे हैं कि आई एम जस्ट रनिंग फॉर द टाइम ऑल द टाइम, तो मैं सबके व्लॉग्स नहीं देख पाता। मैंने नहीं देखे जमील फ़ारूकी के। मैं मान लेता हूँ कि जमील फ़ारूकी ने, जैसे कि एक से ज़्यादा अफसरान जो हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि पुलिस अफसरान की बात कर रहा हूँ कि जमील फ़ारूकी की, और फिर मुझे एक और भी किसी ने, सोशल मीडिया में भी किसी ने मुझे कहा, जो कहने कि जमील फ़ारूकी के साथ ये होना ही था, खातून थी, कि जमील फ़ारूकी जो हैं वो जिस किस्म की रेफरेंसेस देते हैं
نیوٹرلس کے حوالے سے یا اور چیزوں میں بڑا وہ غلط قسم کے ریفرنسز دیتے ہیں اور بہت زیادہ وہ حد تک آمیز قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایسا ہوتا ہوگا, انہوں نے ایسا کیا ہوگا, وہ بہت کوئی جذباتی ہوں گے, ارسپانسبل ہوں گے, لیکن اٹ از ناٹ اباؤٹ جمیل فاروقی, اٹ از ایکچولی اباؤٹ ہاؤ ڈو یو یوز دا لا. اور جب اسٹیٹ اپنے قانون کو ارسپانسبل طریقے سے استعمال کرتی ہے تو پھر لوگ بھی اس ریاست میں جو رہتے ہیں سٹیزنز وہ بھی زیادہ سے زیادہ ارسپانسبل ہوتے ہیں. سو اسینشیل جو رسپانسبلٹی ہے وہ اسٹیٹ کی ہے. اور آپ سب کو یاد ہوگا کم از کم 1 درجن دفعہ جس دن عمران خان کی حکومت نے مراد سعید صاحب کی ایموشنل جو ریئیکشن تھا اس میں ایف آئی اے کو اسلام آباد میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی, فوری طور پہ ایف آئی اے کو ڈائریکٹ کیا گیا, فورس کیا گیا. ایف آئی اے جو ہے وہ ایک محسن بیگ صاحب جو ایک آن لائن میڈیا کے فاؤنڈر, ایڈیٹر اور ایم ڈی وغیرہ ہیں, ان کے گھر میں جب ایف آئی اے کو بھیجا گیا, وہ محسن بیگ صاحب نے بھی زیادتی کی, ہوائی فائر شروع کر دی, ایف آئی اے والوں کو پکڑ لیا. لیکن میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں اور اس کے بعد میں اپنے ٹویٹس میں اور اپنے درجنوں جو وی لاگز ہیں درجن پلس, اس میں نے کہا کہ یہ عمران خان کی حکومت نے ایف آئی اے کو ایک بڑے سلپری پاتھ پہ لے گئے ہیں اور اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے فیوچر میں. اب چیزیں اس سے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں. گزشتہ چند ماہ میں 6 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کا اور ایف آئی اے کا جس طرح کا استعمال ہو رہا ہے یہ ایک سلپری پاتھ ہے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز ایز این اینالسٹ کہ یہ سلپری پاتھ بڑا خطرناک ہے, اس کے بڑے کانسیکوینسز نکلیں گے ڈیموکریسی کے لیے, فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے. اور ہر اس اقدام سے پاکستان کی جو ویلیو ہے دنیا کی نظروں میں وہ کم سے کم جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے. اب آ جائے اس چیز کے اوپر کہ اب سے کوئی تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کا باوجود اس ساری لے دے کے ایک دفعہ پھر ان کا 2 دن کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ میجسٹریٹ صاحب نے دے دیا. یہ بھی ایک بڑی افسوسناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. وہاں شہباز گل نے کھڑے ہو کے, اب یہ پورا رپورٹ ہو چکا ہے, کھڑے ہو کے میجسٹریٹ کو بتایا کہ کیسے مجھے مارا پیٹا گیا ہے, آپ میری قمیض اتار کے دیکھیں, میرے تشدد کے ابھی بھی, حالانکہ اتنے دن گزر چکے ہیں. اور میں اب آپ کو بتا سکتا ہوں بیکاز میری لوگوں سے بات ہوئی ہے جنہوں نے 12 تاریخ کو ڈاکٹر شہباز گل کے زخموں کو اور جو نشان تھے ان کی چھاتی کے فرنٹ پہ, بیک پہ, کمر پہ, پٹھوں کے اوپر, نیچے ہپس کے, وہ انہوں نے دیکھے ہیں 12 تاریخ کو. اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے اس وقت بھی جو میجسٹریٹ تھے سلمان بشیر صاحب 12 تاریخ کو ان کو بھی بتایا تھا. اور یہ چیز بعد میں محمد عدنان جو ایڈیشنل سیشن جج تھے ان کے سامنے بھی ڈسکس ہوئی تھی. تو یہ چیز اب ڈاکومنٹڈ ہو چکی ہے, یہ حقیقت ہے. اور یہی فیکٹس جو ہیں وہ 4 پی ٹی آئی کے لوگوں نے, جس میں ایک وکیل تھے, 20 تاریخ کو 11:30 بجے جب پولیس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, جو پولیس کی ایک انٹرنل انکوائری رکھی ہے اسلام آباد پولیس نے, تو وہاں جا کے یہ فیکٹس ریڈ کی. اس کے باوجود ایک میجسٹریٹ صاحب کا اس شخص کا دوبارہ 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دینا جو ہے وہ بہت ہی عجیب چیز ہے. ان ڈیسیجنز کے نتیجے میں بھی پاکستان کی جوڈیشری کی جو قدر و منزلت ہے, اس کی جو عزت ہے, اس کا جو امیج ہے, اس کا جو سینس ہے کہ بھی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ایگزیکٹو سے, اس میں کمی آتی ہے. اور دنیا یہی دیکھتی ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں. تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں. مارننگ کی مجھے موقع ملا تو میں مزید اس کو ایکسپلین کروں گا, اس کو ایکسپینڈ کروں گا آج کچھ گھنٹوں کے بعد. تھینک یو سو مچ.